कीर्ति ने निशा का चेहरा उतरा हुआ देखा और समझ गई कि अब फिर निशा कुछ दिनों तक यूं ही गुमसुम रहने वाली है। ऐसा अक्सर होता है। कीर्ति और निशा दोनों का मेडिकल कॉलेज में दाखिला एक ही दिन हुआ था और संयोग से हॉस्टल में भी दोनों को एक ही कमरा मिला। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कीर्ति बरेली से आई थी और निशा गोरखपुर से। कीर्ति के पिता बैंक में अधिकारी थे और निशा के पिता महाविद्यालय में प्राचार्य। गंभीर स्वभाव की कीर्ति को निशा का हंसमुख और सबकी मदद करने वाला स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। लेकिन कीर्ति को निशा की एक ही बात समझ में नहीं आती थी कि कभी कभी वह एकदम ही उदास हो जाती और 2-3 दिन तक किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। आज रक्षाबंधन की छुट्टी थी। कुछ लड़कियां घर गई थी और बाकी हॉस्टल में ही थी क्योंकि टर्मिनल परीक्षाएं सिर पर थीं। कीर्ति ने निश्चय किया कि आज वह निशा से जरूर पूछेगी। हॉस्टल में घर की याद तो सभी को आती है, पर इतनी उदासी। नाश्ता करने के बाद कीर्ति ने निशा से कहा, चल यार, बड़ी बोरियत हो रही है, घर की याद भी बहुत आ रही है। वहाँ तो सब त्योहार मना रहे होंगे और यहाँ हमें पता नहीं कि उन्हें हमारी राखी मिली भी होगी या नहीं। निशा ने भी प्रतिवाद नहीं किया। दोनों ऑटो से पार्क पहुंची। वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। कई परिवार त्योहार मनाने के बाद शायद पिकनिक मनाने वहाँ पहुँचे थे। दोनों एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे बड़ी खाली बेंच पर बैठ गई। निशा चुपचाप खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। कीर्ति ने पूछा, निशा, अब हम और तुम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मुझे अपनी बहन जैसी ही समझो। मैंने कई बार नोट किया है कि तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हो। आखिर बात क्या है? निशा बोली, कुछ खास बात नहीं, बस घर की याद आ रही थी। आज हल्के बादलों ने काले घटाओं का रूप ले लिया था और जब भी ऐसा माहौल बनता है तो मुझ पर बहुत उदासी छा जाती है। इसके पीछे ऐसी क्या बात है? कीर्ति ने पूछा। बस मेरे घर की कहानी बहुत ही अनोखी और उदास है, निशा कहने लगी। सुनोगी तुम? कीर्ति बोली, तुम सुनाओगी तो जरूर सुनूंगी। हम 4 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं था। बड़ी दीदी रेखा स्कूल में टीचर हैं, दूसरी सुमेधा जो LIC में काम कर रही हैं, तीसरी मैं और सबसे छोटी बल्ली। माँ और पापा को बेटे की बहुत इच्छा थी, इसलिए हम एक के बाद एक 4 बहनें हो गई। माँ और पापा को बेटे की चाहत के अलावा दादी को पोता खिलाने की इच्छा हरदम सताती रहती। रक्षाबंधन आने वाला होता, उसके कई दिन पहले से घर में एक अजीब सी उदासी पसर जाती। अपने मामा, चाचा और बुआ के बेटों को हम बहनें पहले ही राखियाँ भेज देती थी। माँ ऐसे में बहुत असहाय हो जाती, जो हमसे देखा नहीं जाता था। पर दादी की कुड़हन उनके व्यंग्य बाड़ों से बाहर निकलती। पापा तो स्कूल से आकर ट्यूशन के बच्चों से घिरे रहते। पढ़ाई लिखाई के इसी माहौल में हम लोग पढ़ने में अच्छे निकले। एक बार राखी के दिन हमेशा की तरह सुबह पापा ने दरवाज़ा खोला और एकाएक उनके मुंह से चीख निकल गई। मम्मी किचन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ी और वहाँ का नज़ारा देखकर वे भी हैरान रह गईं। दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा था। अरे, यह कहाँ से आया? पापा बोले, शायद कोई रख गया है। मम्मी अभी भी हैरान थी। इतनी देर में दादी और हम सब भी वहाँ पहुँच गए। थोड़ी ही देर में यह बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई कि गुप्ता जी के दरवाजे पर कोई बच्चा रख गया है। बारिश के बावजूद भी बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। इसे अनाथ आश्रम में दे दो, भीड़ से आवाज आई। अरे, थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, शायद कोई इसे लेने आ जाए, नीरा आंटी बोली। किसी ने कहा पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। त्योहार भी तो मनाना था। वैसे आपकी मर्जी प्रोफेसर साहब, पर मेरी राय में दोपहर तक इंतजार के बाद आपको इसे बालवाड़ी अनाथ आश्रम को सौंप देना चाहिए, कॉलोनी की सेक्रेटरी ने कहा। तुम चलो भी, उनके यहाँ का मामला है, वे चाहे जो भी करें। सेक्रेटरी की बीवी ने उन्हें कोहनी मारी। कुछ भी हो मिसेस गुप्ता, रक्षाबंधन के दिन बेटा घर आया है, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। जाते जाते भीड़ से कोई बोला। इस हैरानी परेशानी में दोपहर हो गई। खाना भी नहीं बना। बारिश से कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता था जैसे किसी मजबूर के आंसू ही आसमान से बरस रहे हों।
जाने किस मजबूरी में अपने कलेजे के टुकड़े को उसने अपने से दूर किया होगा। इधर लोग गए और उधर दादी और उनकी ममता दोनों ही जैसे सोते से जाग गई। उन्होंने उस नन्ही सी जान को गोद में लेकर कुछ करना और खिलाना शुरू कर दिया। उसे गर्म पानी से नहलाया और जाने कहाँ से ढूंढकर उसे हमारे पुराने धुले रखे कपड़े पहनाए। कटोरी में दूध लेकर उसे चम्मच से पिलाने लगी। पापा ने नहा धोकर जब बुआ की राखी हम लोगों से बंधवाई, तब दादी बोली, अभी छोटे से भैया राजा को भी तुम लोग राखी बांध दो। रक्षाबंधन के दिन आया है, मैं तो कहती हूँ तुम लोग इसे अपने पास ही रख लो। मम्मी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कहाँ छुआछूत को मानने वाली उनकी रूढ़िवादी सास और कहाँ न जाने किस जात का बच्चा है, फिर भी उसे ऐसे सीने से चिपकाए थी कि मानो उनका सगा पोता हो। मम्मी पापा पसोपेश में थे, पर दादी की इस बात पर कुछ नहीं बोले। दोपहर बाद भी लोग आते रहे जाते रहे और तरह तरह की नसीहतें देते रहे, पर दादी इन सब बातों से बेखबर उसकी नैपी बदलने और उसे दूध पिलाने की कोशिश में लगी रही। अगली सुबह सब चिंतित थे कि क्या होगा, पर मम्मी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। मैं अनाथ आश्रम में जाकर बात करता हूँ, पापा के कहते ही मम्मी बोल उठी, नहीं, नन्हा यहीं रहेगा। पापा ने भी प्रतिवाद नहीं किया और दादी तो खुश थी ही। बस उसी दिन से भैया हमारे घर और जिंदगी में आ गया। मैं भैया के प्रति शुरू से ही बहुत तटस्थ थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें थोड़ी नाखुश थीं। उनकी बात भी कुछ हद तक सही थी। उनका कहना था कि माँ पापा के अच्छे व्यवहार और इस घर की अच्छी साख का किसी ने फायदा उठाया है, और वह यह भी जानता है कि इस घर को एक बेटे की तीव्र चाह थी। खैर, उस गोल मटोल और सुंदर सी जान ने धीरे धीरे सबको अपना बना लिया। माँ और दादी जतन से उसे पालने लगी। वह बड़ा तो हो रहा था, पर साल भर का हो जाने पर भी जब उसने चलना तो दूर, बैठना और गर्दन उठाना भी नहीं सीखा, तब सबको चिंता हुई। फिर उसे बच्चों के डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट कराए और तब पता चला कि उसे सेरेब्रल पाल्सी यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग का शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है। उस दिन जैसे फिर एक बार हमारे घर पर बिजली गिरी। माँ पापा दादी के साथ हम सभी बहनों के चेहरे भी उतर गए। पापा के अभिन्न मित्र ने फिर समझाया कि उसे किसी अनाथ आश्रम को सौंप दें, पर अब यह असंभव था क्योंकि पापा को थोड़ा समाज के उपहास का डर था और माँ दादी को उससे बहुत अधिक मोह। इससे भी यह कहाँ ठीक होता कि अच्छा है तो अपना और खराब है तो गैर। इसलिए भैया घर में ही है। अब करीब 6 साल का हो गया है, पर लेटा ही रहता है। माँ को उसका सब काम बिस्तर पर ही करना पड़ता है। दादी तो अब रही नहीं, कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ। माँ कभी कभी बहुत उदास हो जाती है। कहाँ तो भैया के आने से उन्हें आशा बंधी थी कि शायद बुढ़ापे में बेटा सेवा करेगा, पर अब तो जब तक जीवन है उन्हें ही भैया की सेवा करनी है। निशा पपक कर रो पड़ी। कीर्ति की आंखें भी नम थी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर कीर्ति ने उसे ढांढस बंधाया। इसलिए मैं डॉक्टर बनकर ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर सच कहूँ तो भैया का आगमन हमारे घर न हुआ होता तो आज मेरे माँ बाप ज़्यादा सुखी होते। जीवन की संध्या समाज सेवा में बिताते, पर बेटे की मोह ने उनसे वह सुख भी छीन लिया। और मैं अपने माँ पापा के लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो एक बेटा से लोग उम्मीद लगाते हैं। लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ कि लोग समझें बेटियां भी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। कीर्ति चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, फिर उदास कदमों से दोनों हॉस्टल की ओर चल पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।